बच्चों, आज हम हेलोएल्केन अर्थात एल्किल हैलाइड को बनाने की विधियों पर चर्चा करेंगे कि कैसे एल्किल हैलाइड बनाए जाते हैं एल्कोहलों के द्वारा, उसके बाद एल्कीन के द्वारा। बच्चों, एल्कीन के द्वारा एल्किल हैलाइड बनाने की विधियों के अंतर्गत ही हम मार्कोनी-काफ्का नियम का अध्ययन करेंगे और पेरोक्साइड प्रभाव अथवा खराश प्रभाव का भी अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम हैलोजन विनिमय के द्वारा भी एल्किल हैलाइड किस प्रकार बनाए जाते हैं उसका अध्ययन करेंगे और इसके अंतर्गत हम दो नाम अभिक्रियाओं का अध्ययन करेंगे, फिंकस्टीन अभिक्रिया और स्वार्ट्ज अभिक्रिया। ठीक है बच्चों, और व्याख्यान के अंत में हम देखेंगे कि किस प्रकार हम एल्केन के द्वारा एल्किल हैलाइड का निर्माण कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं एल्कोहलों के द्वारा एल्किल हैलाइड का निर्माण। तो बच्चों, जब एल्कोहल अभिक्रिया करते हैं निर्जल जिंक क्लोराइड और सांद्र HCl से, तो वे एल्किल हैलाइड बनाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि निर्जल जिंक क्लोराइड और सांद्र HCl के मिश्रण को ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं। अभिकर्मक कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, और बोर्ड की आपकी परीक्षाओं में और तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है कि ल्यूकास अभिकर्मक क्या होता है। तो आप यहाँ से ध्यान रखेंगे कि निर्जल जिंक क्लोराइड और सांद्र HCl का जो मिश्रण होता है वो ल्यूकास अभिकर्मक होता है। तो बच्चों, जब ल्यूकास अभिकर्मक अभिक्रिया करता है एल्कोहल के साथ, तो संगत एल्किल हैलाइड हमें प्राप्त हो जाते हैं। और बच्चों, ये ल्यूकास अभिकर्मक बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसका प्रयोग किया जाता है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहलों के विभेद करने में। बच्चों, जब एल्कोहल अभिक्रिया करता है ल्यूकास अभिकर्मक के साथ, तो एल्किल क्लोराइड यहाँ पे हमें प्राप्त हो रहा है। और बच्चों, ये एल्किल क्लोराइड जो होते हैं वो रिएक्शन मिक्सचर में अघुलनशील होते हैं, इसीलिए अभिक्रिया में एक मिल्कीनेस अर्थात दूधियापन उत्पन्न हो जाता है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये दूधियापन सबसे पहले अपेयर होता है तृतीयक एल्कोहलों में। जैसे ही आप तृतीयक एल्कोहलों में HCl ही मिलाएं, यहाँ पे आपको तो जिंक क्लोराइड मिलाने की भी आवश्यकता नहीं होती। जैसे ही आप जिंक HCl मिलाते हैं और टेस्ट ट्यूब को शेक करेंगे, सिर्फ हिलाने भर से ही, ड्यूरिंग मिक्सिंग के दौरान ही आपको तृतीयक, अगर ब्यूटिल एल्कोहल आपने लिया है तो तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड प्राप्त हो जाएगा। और ये दूधियापन कब अपीयर होगा? ड्यूरिंग मिक्स करते ही। ठीक, बात करते हैं द्वितीयक एल्कोहलों की। तो द्वितीयक एल्कोहल जब जिंक क्लोराइड और निर्जल जिंक क्लोराइड और सांद्र HCl अर्थात ल्यूकास अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करेगा, तो द्वितीयक ब्यूटिल क्लोराइड बनते हैं। और यहाँ पर जो दूधियापन है वो 5 से 10 मिनट के बाद दिखाई देता है। लेकिन जब प्राथमिक एल्कोहल अभिक्रिया करते हैं ल्यूकास अभिकर्मक के साथ, तो यह दूधियापन रूम टेम्परेचर पर दिखाई नहीं देता है। जब हम रिएक्शन को गर्म करेंगे तब यह दूधियापन हमें दिखाई देगा। तो अगर यहां से हम ये देखें, अभिक्रिया की दर देखें, तो तृतीयक एल्कोहल जो होते हैं वो सबसे तीव्रता से ल्यूकास अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करते हैं, और उसके बाद द्वितीयक एल्कोहल, और सबसे जो कम स्पीड होती है ल्यूकास अभिकर्मक से अभिक्रिया करने की, वो प्राथमिक एल्कोहलों की होती है। ठीक है बच्चों, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई कि ल्यूकास अभिकर्मक क्या होता है? निर्जल जिंक क्लोराइड और सांद्र HCl का मिश्रण। और ल्यूकास अभिकर्मक से सबसे तीव्रता से अभिक्रिया करते हैं तृतीयक एल्कोहल, और सबसे देर में अभिक्रिया करते हैं, गर्म करने पर ही अभिक्रिया करते हैं प्राथमिक एल्कोहल। ठीक, आगे बढ़ते हैं।
और देखते हैं एल्कोहलों द्वारा ही एल्किल हैलाइड का निर्माण। तो बच्चों, जब एल्कोहल अभिक्रिया करते हैं सोडियम ब्रोमाइड या सोडियम क्लोराइड के साथ और किसकी उपस्थिति में, H2SO4 के साथ, ठीक है, तो एल्किल हैलाइड बनता है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बनता है और जल बनता है। एक स्टेप की ये रिएक्शन है, आप इसे याद कर सकते हैं। तो लेकिन बच्चों, यहाँ पे एक थोड़ा सा एक मेरा प्रश्न है, क्या ये अभिक्रिया इस प्रकार से नहीं हो सकती थी कि हम एल्कोहल की सीधे सीधे अभिक्रिया करा दें NaBr के साथ और हमें एल्किल हैलाइड प्राप्त हो जाए? क्यों हमने H2SO4 भी लिया? ये प्रश्न आपके मन में भी आना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो होता क्या है, ये जो एल्किल हैलाइड बनता है, इसमें ब्रोमीन की विद्युत ऋणात्मकता कार्बन से अधिक होती है, तो ये साझिक इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, इसलिए ब्रोमीन पे आंशिक ऋणावेश आता है और एल्किल समूह पर आंशिक धनावेश आता है। आपको पता है सोडियम हाइड्रोक्साइड एक प्रबल क्षार है, यह Na+ और OH- आयन में टूटता है। बच्चों, ये जो OH- आयन है, ये क्या करेंगे, पुनः इस एल्किल समूह पर अटैक कर देंगे और ये जो अभिक्रिया है वो पश्चिम दिशा में चली जाएगी और पुनः हमें एल्कोहल प्राप्त हो जाएंगे। क्योंकि बच्चों, NaOH जो है एक बहुत प्रबल क्षार है, इसे अभिक्रिया से निकालना इतना आसान नहीं होता है। ठीक है बच्चों, इसीलिए हम NaBr के साथ H2SO4 भी लेते हैं। और बच्चों, सबसे पहले देखिए क्या बनेगा, NaHSO4 बनता है और HBr बनता है। ठीक, अब ये HBr जब एल्कोहल के साथ अभिक्रिया करता है तो देखिए क्या बनता है, एथिल ब्रोमाइड बनता है, क्योंकि हमने एथिल अल्कोहल लिया है। ठीक है, और H2O जल बनता है। जल बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये आराम से अभिक्रिया से निकल जाता है। बच्चों, हम इस विधि से एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल क्लोराइड तो बना सकते हैं, पर एल्किल आयोडाइड नहीं बना सकते। अगर हमें एल्किल आयोडाइड बनाना है तो हम NaI लेते हैं और उसके साथ एक दुर्बल अम्ल लेते हैं, आर्थोफॉस्फोरिक अम्ल। यहाँ पे हम H2SO4 नहीं ले सकते। बच्चों, क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि H2SO4 आपको पता है बहुत अच्छा अम्ल होता है, एक प्रबल निर्जलीकारक भी होता है, क्योंकि यह किसी भी सिस्टम से जल निकाल सकता है, और आपको पता होगा बच्चों कि यह एक बहुत अच्छा ऑक्सीकारक भी होता है। तो यह क्या करता है, अगर हम NaI के साथ H2SO4 और ले लेंगे तो देखिए ये क्या बना लेगा, HI और NaHSO4। ठीक, और जब HI बनेगा तो HI पुनः H2SO4 के साथ अभिक्रिया करता है और देखिए आयोडाइड जो है हमारा वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्सीकृत हो जाता है, आयोडीन में ऑक्सीकृत हो जाता है। ये देखिए यहाँ सोडियम आयोडाइड में आयोडीन की ऑक्सीकरण संख्या -1 है, जबकि यहाँ पर 0 हो जाती है, यानी कि आयोडाइड आयन का आयोडीन में ऑक्सीकरण हो जाता है और रिएक्शन में आयोडाइड आयन बचते ही नहीं हैं जो एल्कोहल से अभिक्रिया करके एल्किल आयोडाइड बना सके। इसीलिए अगर हमें एल्किल आयोडाइड बनाना है तो हमें सोडियम आयोडाइड के साथ किसी दुर्बल अम्ल अर्थात आर्थोफॉस्फोरिक अम्ल का प्रयोग करना होता है। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एल्कोहलों द्वारा ही एल्किल हैलाइड का निर्माण किस प्रकार और किया जा सकता है। तो जब एल्कोहल अभिक्रिया करते हैं फास्फोरस हैलाइड के साथ, और ये हैलाइड ट्राई भी हो सकते हैं या पेंटा भी हो सकते हैं, या फास्फोरस ट्राई हैलाइड या फास्फोरस पेंटा हैलाइड। ठीक है, तो देखिए क्या बनता है, जब एल्कोहल अभिक्रिया कर रहा है फास्फोरस ट्राई हैलाइड के साथ, यहाँ पे X जो है वो क्लोरीन भी हो सकता है और ब्रोमीन भी हो सकता है। यदि हम फास्फोरस ट्राइक्लोराइड लेंगे तो हमें एल्किल क्लोराइड प्राप्त हो जाएंगे, यदि हम फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड लेंगे तो हमें एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, और साथ में क्या बनता है, आर्थोफॉस्फोरस अम्ल बनता है। जब एल्कोहल फास्फोरस ट्राइक्लोराइड या ट्राइब्रोमाइड के साथ अभिक्रिया करते हैं तो एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त होता है।
और जब एल्कोहल फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अभिक्रिया करते हैं तो हमें एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड प्राप्त होता है और HCl प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जब एल्कोहल अभिक्रिया करता है लाल फास्फोरस और X2 यानी हेलोजन के साथ, तो यहाँ पे जो हेलोजन है वो ब्रोमीन भी हम ले सकते हैं और आयोडीन भी हम ले सकते हैं, तो भी हमें एल्किल हैलाइड प्राप्त हो जाता है। बच्चों, ये जो C नंबर वाली अभिक्रिया है वो बिल्कुल A जैसी ही होती है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, जब लाल फास्फोरस अभिक्रिया करता है हेलोजन के साथ तो देखिए क्या बनता है, 2px3 फास्फोरस ट्राईहेलाइड ही बनता है। और ये फास्फोरस ट्राईहेलाइड इस A वाली अभिक्रिया के जैसे ही एल्कोहल से अभिक्रिया करके हमें एल्किल हैलाइड देता है। ठीक, अगली अभिक्रिया की तरफ बढ़ते हैं। जब एल्कोहल अभिक्रिया करते हैं थायोनिल क्लोराइड के साथ, SOCl2 को क्या कहते हैं बच्चों, थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड एक बहुत अच्छा क्लोरीनेटिंग एजेंट होता है। ये जिस सिस्टम के साथ अभिक्रिया करता है उसे क्लोरीन देता है। तो जब एल्कोहल अभिक्रिया करते हैं थायोनिल क्लोराइड के साथ तो हमें एल्किल क्लोराइड प्राप्त हो जाते हैं। और क्या बनता है, SO2 बनता है और HCl बनता है। बच्चों, ये अभिक्रिया बहुत अच्छी अभिक्रिया है। क्यों अच्छी है, क्योंकि देखिए बच्चों, यहाँ जो हमें एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है वो एकदम शुद्ध होता है। कैसे, देखिए बच्चों, जो आपने अभी ऊपर अभिक्रियाएं पढ़ी वहां देखिए एल्किल हैलाइड के साथ हमें आर्थोफॉस्फोरस अम्ल मिला, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड मिला। इन्हें हमें एल्किल हैलाइड शुद्ध तो मिला नहीं, इनके साथ कुछ ना कुछ और बना जिसे हमें भौतिक या रासायनिक विधियों के द्वारा हमें शुद्ध करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए एल्किल क्लोराइड के साथ हमें क्या मिलता है, सल्फर डाइऑक्साइड, जो कि एक गैस और ये उड़कर निकल जाती है। HCl बनता है जो कि एक गैस है, ये भी उड़कर निकल जाती है। तो एक स्टेप की रिएक्शन में हमें शुद्ध एल्किल क्लोराइड प्राप्त हो जाता है। इसलिए ये रिएक्शन बहुत अच्छी रिएक्शन है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं बच्चों, अभी जितनी भी अभिक्रियाएं आपने पढ़ी एल्कोहलों द्वारा एल्किल हैलाइड के निर्माण की, वो सारी अभिक्रियाएं सिर्फ एल्कोहल देते हैं, फिनॉल नहीं देंगे। इसका ध्यान रखेंगे। देखिए बच्चों, क्यों नहीं देते हैं फिनॉल ये सब अभिक्रियाएं, क्योंकि फिनॉल में जो ऑक्सीजन पर स्थित लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो बेंजीन रिंग के साथ कॉन्जुगेशन अर्थात संयुग्मन में चला जाता है, और ये जो कार्बन ऑक्सीजन बंध है उसमें जो है द्विबंध का गुण उत्पन्न हो जाता है। इस वजह से फिनॉल ये अभिक्रियाएं नहीं देंगे, सिर्फ एल्कोहल ही ये अभिक्रियाएं देंगे। ध्यान रखिएगा आप इस बात को। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एल्कीन के द्वारा एल्किल हैलाइड का निर्माण किस प्रकार किया जा सकता है। तो बच्चों, जब एल्कीन हेलोजन के साथ अभिक्रिया करते हैं तो विसिनल डाई हैलाइड बनाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं जब एथीन ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया करता है कार्बन टेट्राक्लोराइड यहाँ पे एक विलायक का कार्य करेगा। तो देखिए विसिनल डाई हैलाइड बनते हैं, 1,2 डाई ब्रोमो एथेन हमें प्राप्त हो जाता है। इस रिएक्शन के उपरांत ब्रोमीन का जो लाल नारंगी रंग है वो क्या हो जाता है, लुप्त हो जाता है, क्योंकि ब्रोमीन असंतृप्त स्थानों पर जुड़ जाती है बच्चों। ठीक है, इसीलिए इस अभिक्रिया का जो उपयोग है वो असंतृप्तता परीक्षण करने के लिए भी किया जाता है। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एल्कीन के द्वारा ही एल्किल हैलाइड का निर्माण और कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे एलिलिक कार्बन का हैलोजिनेशन। वैसे तो आप पढ़ चुके हैं कि एलिलिक कार्बन क्या होता है, लेकिन मैं फिर आपको बता दूं कि एलिलिक कार्बन वह कार्बन होता है जो कार्बन कार्बन द्विबंध का समीपवर्ती sp3 संकरित कार्बन होता है, अर्थात ये वाला कार्बन। ठीक है, तो जब एल्कीन अभिक्रिया करती है एन ब्रोमो सक्सीनिमाइड से, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर मैं आपको लिख के दिखा देती हूं। ये स्ट्रक्चर होता है एन ब्रोमो सक्सीनिमाइड का। तो बच्चों, जब इससे अभिक्रिया करती है तो देखिए क्या बनता है, CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 Br। ठीक है, एलाइलिक कार्बन का हैलोजिनेशन हो जाता है। और जब एल्कीन अभिक्रिया करती है ब्रोमीन के साथ पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में, या हम एल्कीन को गर्म करते हैं ब्रोमीन के साथ,
तो भी एलाइलिक कार्बन का ही हैलोजिनेशन होता है और ये सेम उत्पाद हमें प्राप्त होता है। इन दोनों ही अभिक्रियाओं से हमें यही उत्पाद प्राप्त होगा। ठीक है बच्चों, एलाइलिक कार्बन का हैलोजिनेशन होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एल्कीन के द्वारा ही एल्किल हैलाइड का निर्माण और किस प्रकार किया जा सकता है। तो बच्चों, जब एल्कीन अभिक्रिया करते हैं हैलोजन हैलाइड से, ठीक है, तो योग अभिक्रिया होती है और संगत एल्किल हैलाइड हमें प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ पर हमने एक सममित एल्कीन ली है। सममित एल्कीन वह एल्कीन होती है जिसके दोनों कार्बन परमाणु जो डबल बॉन्ड के इधर उधर लगे हैं वो समान हो। ठीक है, तो देखिए किसी पर भी H लग जाए या किसी पर भी हैलोजन लग जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। लेकिन यदि हमारी एल्कीन असममित है, ठीक है, यहाँ द्विबंध के दोनों तरफ लगे हुए कार्बन परमाणु समान नहीं है, ठीक है, यहाँ पे देखिए कार्बन के पास एक H और एक CH3 समूह लगा हुआ है, इस कार्बन पर दोनों हाइड्रोजन समूह लगे हुए हैं। तो जब HBr इसके साथ अभिक्रिया करता है तो दो उत्पाद बन सकते हैं, एक तो 2 ब्रोमोप्रोपेन और एक 1 ब्रोमोप्रोपेन। ठीक है, ब्रोमीन एक बार दूसरे वाले नंबर के कार्बन पर लग सकता है और दूसरा एक केस हो सकता है कि ब्रोमीन पहले वाले कार्बन पर लग जाए। तो अब यहाँ पे मुख्य उत्पाद कौन बनेगा और कौन सा उत्पाद अल्प होगा, इसका पता कैसा लगाया जाए। ठीक है, तो बच्चों इसका पता एक नियम के तहत लगाया गया और उस नियम को कहते हैं हम मार्कोनिकॉफ का नियम। आइए देखते हैं क्या होता है मार्कोनिकॉफ का नियम। तो बेटा, जब कोई असममित एल्कीन अभिक्रिया करती है हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, तो अभिकर्मक का जो ऋणात्मक भाग होता है वो उस कार्बन से जुड़ता है जिसके पास हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होती है। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन परमाणु की संख्या इस 2 नंबर वाले कार्बन के पास कम है प्रोपीन में। और HBr कैसे टूटेगा बच्चों, H प्लस और Br माइनस में, यानी कि ऋणात्मक भाग हमारा क्या हुआ, Br माइनस, है ना। तो ये 2 ब्रोमोप्रोपेन जो हमारा बनेगा, 2 ब्रोमोप्रोपेन, ये हमारा जो है वो मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार बनेगा और ये हमारा मुख्य उत्पाद होगा। ठीक, और ये जो 1 ब्रोमोप्रोपेन है ये बेटा अल्प उत्पाद होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस अभिक्रिया की क्रियाविधि, किस प्रकार ये अभिक्रिया होती है। तो सबसे पहले बच्चों ये H प्लस आयन कहां से मिलेगा हमें, HBr से मिलेगा। H प्लस आयन का इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होता है एल्कीन पे। देखिए बच्चों, मैं बोल रही हूं कि H प्लस आयन का इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होता है एल्कीन पे, लेकिन एरो जो है वो एल्कीन से H प्लस आयन की तरफ जाएगा। बहुत सारे बच्चे एरो उल्टा लगा देते हैं। बच्चों इस बात का हमें ध्यान रखना है कि एरो हमेशा हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ जाएगा। H प्लस के पास कुछ भी नहीं है, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। और देखिए बच्चों, यहां पर 2 पॉसिबिलिटी है। ठीक, CH3 CH CH3। एक तो ये हो सकता है कि 2 डिग्री कार्बोकैटायन बन जाए। ठीक, एक पॉसिबिलिटी ये है कि 1 डिग्री कार्बोकैटायन हमें प्राप्त हो, और हमें पता है कि 2 डिग्री जो कार्बोकैटायन है वो अधिक स्थायी होता है 1 डिग्री कार्बोकैटायन की अपेक्षा, इसी कारण यह ज्यादा मात्रा में बनेगा। ठीक, और ब्रोमाइड आयन इस पर अटैक कर देगा। ठीक, तो बेटो ये जो 2 ब्रोमोप्रोपेन बनेगा यही हमारा मुख्य उत्पाद बनेगा। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं
पराक्साइड प्रभाव या खराश प्रभाव क्या होता है? तो बच्चों, जब असम्मित एल्कीन अभिक्रिया करती हैं हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ किसी पराक्साइड की उपस्थिति में, तो जो उत्पाद हमारा बनता है वो प्रति मार्कोनी-काफ के नियम के अनुसार बनता है। और देखिए, अभी हमने पिछली रिएक्शन में देखा कि 2 ब्रोमोप्रोपेन मुख्य उत्पाद बन रहा था, लेकिन यहाँ पे 1 ब्रोमोप्रोपेन हमारा मुख्य उत्पाद बनेगा। आइए हम देखते हैं यह अभिक्रिया किस क्रियाविधि के द्वारा होती है। यह अभिक्रिया देखिए फ्री रेडिकल चेन मैकेनिज्म या मुक्त मूलक श्रृंखला क्रियाविधि के द्वारा होती है। सबसे पहले बेंजोइल पेरोक्साइड का होमोलिटिक विदलन होता है और देखिए बेंजाइलॉक्सी फ्री रेडिकल हमें मिलता है। यह बेंजाइलॉक्सी फ्री रेडिकल फेनिल फ्री रेडिकल और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है इस तरीके से, ठीक है। फेनिल फ्री रेडिकल HBr के साथ एक हाइड्रोजन मुक्त मूलक को अब्स्ट्रैक्ट करके बेंजीन बनाता है और ब्रोमीन मुक्त मूलक बनता है। यह ब्रोमीन मुक्त मूलक जब एल्कीन पर अटैक करता है तो देखिए प्राथमिक मुक्त मूलक भी बन सकता है और द्वितीयक मुक्त मूलक भी बन सकता है। द्वितीयक मुक्त मूलक हमें पता है कि अधिक स्थायी होते हैं, इसीलिए यह अधिक मात्रा में बनेगा और यह HBr के साथ हाइड्रोजन मुक्त मूलक को अब्स्ट्रैक्ट करके ले करके 1 ब्रोमोप्रोपेन जो है वो मुख्य उत्पाद के रूप में हमें प्राप्त हो जाएगा। इस प्रभाव को हम पराक्साइड प्रभाव अथवा खराश प्रभाव कहते हैं या मार्कोनी-काफ नियम का बिल्कुल उल्टा होता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों और देखते हैं कि हैलोजन विनिमय के द्वारा एल्किल हैलाइडों का निर्माण किस प्रकार कर सकते हैं। और इसमें जो हम पहली नाम अभिक्रिया पढ़ेंगे वो है फिंकस्टीन अभिक्रिया। तो जब एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड के साथ होती है और कब किसमें होगी? ड्राई एसीटोन में, ठीक है बच्चों, शुष्क एसीटोन में यह अभिक्रिया होती है। तो देखिए हैलोजन परमाणुओं का विनिमय अर्थात एक्सचेंज हो जाता है। आयोडीन इस एल्किल समूह के साथ लग जाएगा और यहाँ पर जो X होगा क्लोरीन या ब्रोमीन ये सोडियम के साथ अभिक्रिया कर लेता है। तो देखिए सोडियम हैलाइड प्राप्त होगा, अगर हम Cl लेंगे तो सोडियम क्लोराइड प्राप्त होगा, अगर हम क्लोरीन ले रहे हैं तो सोडियम ब्रोमाइड प्राप्त होगा। फिंकस्टीन अभिक्रिया के द्वारा हमें एल्किल आयोडाइड प्राप्त होते हैं, ठीक है बच्चों। अगली विधि हम पढ़ते हैं हैलोजन विनिमय के ही द्वारा एल्किल हैलाइड के निर्माण में, और इसमें जो अगली नाम अभिक्रिया है वो है हमारी स्वार्ट्ज अभिक्रिया। तो जब एल्किल ब्रोमाइड या एल्किल क्लोराइड अभिक्रिया करते हैं धातु फ्लोराइडों के साथ, ठीक है, धातु फ्लोराइडों के साथ इन्हें गर्म किया जाता है। ये धातु फ्लोराइड सिल्वर फ्लोराइड हो सकते हैं, मर्क्यूरस फ्लोराइड हो सकते हैं, कोबाल्ट डाइफ्लोराइड हो सकते हैं अथवा एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड हो सकते हैं। तो बच्चों एल्किल फ्लोराइड हमें प्राप्त होते हैं और इस अभिक्रिया को हम स्वार्ट्ज अभिक्रिया कहते हैं। और इसके साथ ही हमें सिल्वर ब्रोमाइड या सिल्वर, अगर क्लोराइड लेंगे तो सिल्वर क्लोराइड भी प्राप्त हो जाता है, ठीक है बच्चों। और इस अभिक्रिया में ये जो धातु के साथ सिल्वर ब्रोमाइड हमें जो प्राप्त हुआ है वो अभिक्रिया में अवक्षेपित हो जाता है, इसलिए यह अभिक्रिया सुगमता से आगे की ओर बढ़ती है लाशातेलिए के नियम के अनुसार। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एल्केन के द्वारा एल्किल हैलाइडों का निर्माण किस प्रकार हो सकता है। तो बच्चों देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन होता है और CH3Cl प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया यहीं पर नहीं रुकती है बच्चों, ठीक है, यह अभिक्रिया होती जाती है और देखिए CH2Cl2 प्राप्त होता है। पुनः जब ये क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करेगा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में तो HCl पुनः निकल जाएगा और हमें क्लोरोफॉर्म प्राप्त होगी। और जब पुनः ये अभिक्रिया होगी, ठीक, तो HCl पुनः निकल जाएगा और हमें कार्बन टेट्राक्लोराइड प्राप्त हो जाता है। तो हमें एल्किल हैलाइडों का एक मिश्रण प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर हम हैलोजन के साथ अभिक्रिया की अगर गति का मापन करें बच्चों तो एल्केन के साथ सबसे तीव्रता से फ्लोरीन अभिक्रिया करते हैं, ठीक, उसके बाद क्लोरीन अभिक्रिया करते हैं, उसके बाद ब्रोमीन अभिक्रिया करते हैं और सबसे कम जो स्पीड होती है
एल्केन के साथ अभिक्रिया करने की वो आयोडीन की होती है। यहाँ मैं बता दूं बच्चों, फ्लोरीन अंधेरे में भी एल्केन के साथ अभिक्रिया कर लेते हैं। क्लोरीन के साथ सूर्य का प्रकाश आवश्यक होता है और ब्रोमीन के साथ सूर्य के प्रकाश के साथ साथ अभिक्रिया को थोड़ा गर्म भी करना पड़ता है। अगर हाइड्रोजन परमाणु के विस्थापन की दर की बात करें तो सबसे पहले अभिक्रिया से तृतीयक हाइड्रोजन निकलते हैं, उसके पहले द्वितीयक, उसके बाद द्वितीयक हाइड्रोजन निकलते हैं और अंत में प्राथमिक निकलते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, और कुछ आपको अभ्यास प्रश्न है कि हमने जो पढ़ा वो हमने कितना सीखा। तो देखिए, ये थायोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया हो रही है और आपको इस अभिक्रिया का उत्पाद लिखना है। तो बच्चों देखिए क्या होता है, क्लोरीनेशन हो जाएगा सिंपल। यहाँ पे देखिए, ये जो हमारा यौगिक है ये अभिक्रिया कर रहा है ब्रोमीन, ऊष्मा और पराबैंगनी प्रकाश, ठीक है, या तो ऊष्मा है या अथवा पराबैंगनी प्रकाश ले लीजिए। तो देखिए एलाइलिक कार्बन का हेलोजिनेशन होता है, ये हमने आपको पढ़ाया है। तो क्या बन जाएगा देखिए, NO2 CH Br और CH3, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए मार्कोनी का एडिशन होगा, CH3 CH2 CH Cl बॉन्ड CH3, ठीक। और यहाँ पे एंटी मार्कोनी का एडिशन होगा, CH2 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 Br, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बेटा, यहाँ पे ये समूह एल्कोहल है, ये फिनॉल है। हमने बताया है फिनॉल एल्कोहलों की अभिक्रियाएं नहीं देते हैं। तो देखिए फिनॉल समूह जो है वो एज इट इज रहेगा और यहाँ पे क्लोराइड इसका बन जाएगा। यहाँ पे बात करें तो देखिए मार्कोनी का एडिशन होगा CH3 और ऋणात्मक जो हमारा समूह है वो उस कार्बन के पास जाएगा जहां पे कार्बन परमाणुओं की संख्या कम है, अभिकर्मक का ऋणात्मक भाग। तो आयोडीन हमारा इस कार्बन के पास आएगा, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, ये अभिक्रिया भी आपने पढ़ी है, फिंकस्टीन अभिक्रिया है, एल्किल आयोडाइड प्राप्त होते हैं इससे, ठीक। प्लस क्या और क्या बनेगा, NaBr। और बच्चों ये वाली अभिक्रिया में फिर से देखिए एलाइलिक कार्बन का हेलोजिनेशन हो जाता है ब्रोमीन जब अभिक्रिया करती है ऊष्मा या पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है बच्चों। ये आपका गृह कार्य है बच्चों, और पहला प्रश्न है कि एल्कोहल तथा Ki की अभिक्रिया में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं, ये मैंने आपको बताया है। उसके बाद आप इन तीनों ही अभिकारकों से किस प्रकार 1-आइडोब्यूटेन प्राप्त करेंगे ये आपको बताना है। और तीसरा जो प्रश्न है, इन अभिक्रियाओं से आप क्या उत्पाद बनेंगे, उन उत्पाद को आपको लिखना है। तो वो रासायनिक अभिक्रियाएं जो अभी आपने पढ़ी हैं उनके द्वारा आपको ये प्रश्न हल करने हैं। बच्चों आज हमने एल्किल हैलाइडों को बनाने की विधियों का अध्ययन किया, कुछ नाम अभिक्रियाएं भी सीखी। अगले लेक्चर में हम हेलो एरीन या एरिल हैलाइड को बनाने की विधियों का अध्ययन करेंगे और हेलो एल्केन और हेलो एरीन के भौतिक गुणधर्मों और कुछ रासायनिक गुणधर्मों का अध्ययन करेंगे। तो मेरा आपसे अनुरोध है, जो रसायन विज्ञान भाग 2 की आपकी पुस्तक है उसका आप थोड़ा सा अध्ययन करेंगे, जिससे आपको अगला व्याख्यान अच्छी तरीके से समझ में आए। मैं आशा करती हूँ आज जो आपने पढ़ा वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे कुछ बात कहना चाहता हूँ। मैदान पर उतरने से पहले मैं हमेशा प्लेयर्स से कहता था कि हम सब पर करोड़ों लोगों की उम्मीदें टिकी हुई है, हमें डटकर खेलना चाहिए। आज कोरोना वायरस के संकट के समय जब हम सब घर पर सेफ हैं, हमारे लिए कुछ फरिश्ते